कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। रीवा एक बार फिर से जोरों से चिल्लाई तो प्रांस की आंखें खुली, लेकिन वहाँ नहीं जहाँ रीवा की नज़रें थी। मतलब प्रांस वो शख्स नहीं था जो रीवा के साथ सोया हुआ था, क्योंकि प्रांस तो इस वक्त गार्डन एरिया में था और घास पर अपनी रोज पीटल के साथ सोया हुआ था। रीवा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पूरा राणा मेंशन हिलने लगा था। तो वो दोनों जो नशे की हालत में कल गार्डन में ही सोए, उनकी आंखें भला कैसे ही ना खुले। पंखुड़ी ने अपनी आंखों को मसलते हुए पूरी तरह से खोला और फिर प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, सुबह सुबह ये चिल्ला कौन रहा है जान? और हम दोनों का रूम इतना बड़ा कैसे हो गया कि उसमें आसमान भी फिट हो गया? आसमान तो आया ही, देखो वो चिड़िया भी आ गई। क्या अब हमारे रूम में चिड़िया कौवा सब आएंगे? उसकी बात सुनकर प्रांस ने उबासी लेते हुए अपना चेहरा नामे हिलाया और बोला, मेरी जान, हम अपने रूम में हैं ही नहीं, तो हमारे रूम में चिड़िया कौवा क्या करेंगे? हम तो खुद चिड़िया कौवा के घर में आए हुए हैं, आई मीन बाहर गार्डन एरिया में सो रहे हैं। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी ने अब पूरी तरह से अपने आसपास देखा और अगले ही पल उसके होश उड़ गए। वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही प्रांस अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, बैकयार्ड एरिया में कोई चिल्ला रहा है, चलो वहां पर जाकर देखते हैं सुबह सुबह कौन अपना गला फाड़ रहा है। पंखुड़ी ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर उसके साथ ऊपर की तरफ उठी। वहीं दूसरी तरफ प्रलय, सृष्टि, रागिनी, आश्रय और पंक्ति सब लोग अपने अपने रूम से बाहर निकलकर बैकयार्ड एरिया में पहुंच गए थे, जहां पर रीवा जोरों से चिल्लाए जा रही थी और अभी भी उसका चिल्लाना बंद नहीं हुआ था। वो तो खुद इस बात पर हैरान थी कि अभी तक प्रांस की आंखें क्यों नहीं खुली, क्योंकि जिस तरह से वो गला फाड़ रही थी, प्रांस अगर बेहोश भी होता तो उसकी आंखें खुल जाती। लेकिन जब प्रलय, सृष्टि और रागिनी वहां पर आए तो सृष्टि हैरानी से रीवा की तरफ देखते हुए बोली, मिस जिंदल, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? रागिनी तुरंत बोली, अरे मुझे तो समझ में नहीं आता ये सब हो क्या रहा है। पहले पंक्ति बैकयार्ड एरिया में आई और आश्रय के साथ उसका गुल्लू गुल्लू हुआ और तुम यहाँ पर, लेकिन तुम्हारे साथ ये इंसान कौन है? रीवा की आंखों में आंसू आ गए, हालांकि वो आंसू पूरी तरह से नकली थे और ये बात पूरा राणा परिवार बहुत अच्छी तरह से जानता था। रीवा सृष्टि की तरफ देखते हुए मासूमियत से बोली, आई एम सो सॉरी मिसेस राणा, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कल रात पता नहीं कैसे मैं और प्रांस एक दूसरे के करीब आ गए। मैं बैकयार्ड एरिया में आई थी क्योंकि मुझे फ़ोन पर किसी से बात करनी थी, लेकिन तभी प्रांस वहाँ पर आए और वो काफ़ी ज़्यादा नशे में थे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुके ही नहीं और हम दोनों के बीच हर हद पार हो गई। मेरा यकीन कीजिए, मैं उनका घर, उनकी ज़िंदगी ख़राब बिल्कुल नहीं करना चाहती, लेकिन अब आप खुद बताइए, इन सब में मेरी खुद की ज़िंदगी तो पूरी तरह से ख़राब हो गई ना। मैंने आज तक किसी को डेट नहीं किया। अभी वो बोल ही रही थी कि रागिनी तुरंत बोली, रुक जा, बिना ब्रेक की गाड़ी थोड़ा सा रुक तो जा। पहले तो ये बताओ कि तुम्हें ये इंसान मेरा प्रांशु कहाँ से लग रहा है? ये बोलते हुए वो आगे की तरफ आई और तकिए पर मुंह देकर सो रहे उस इंसान की तरफ हैरानी से देखने लगी और अब वो इंसान भी करवट लेकर अंगड़ाई लेने लगा। रीवा ने पलटकर बिस्तर की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। वो इंसान जो उसके साथ सोया हुआ था वो प्रांस नहीं था, बल्कि कोई और था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रीवा हैरानी से बोली, व्हाट, ये सब क्या है? यहाँ पर तो मिस्टर राणा, आई मीन प्रांस थे ना, तो ये इंसान यहाँ पर कैसे आया? मैं इस इंसान को बिल्कुल नहीं जानती। सृष्टि उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोली, लेकिन तुम दोनों की हालत तो यही बता रही है कि तुम दोनों कल पूरी रात एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते पहचानते रहे। पंक्ति ने जो कुछ भी किया उसने एक्सेप्ट किया, ये भी एक्सेप्ट किया कि वो आश्रय से प्यार करती है। हालांकि पंक्ति की बातों से भी मुझे ये नहीं लगता कि उन सब में गलती उसकी थी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरी प्लाटिंग की हो, लेकिन यहाँ तो नज़ारा ही अलग है। तुमने तो जिसके साथ पूरी रात बिताई उसी को पहचानने से इनकार कर रही हो। रीवा गुस्से से बोली, माइंड योर लैंग्वेज। प्रलय तुरंत बोला, मेरी बीबी से जुबान संभाल कर बात की जाए। मैं मुंह तोड़ते वक्त ये नहीं देखता सामने कौन है, लड़का या लड़की।
बस उसका मुंह तोड़ देता हूँ। आश्रय भी तुरंत बोला, अभी अभी आपने कहा कि आप कल रात यहाँ पर भाई के साथ थी, लेकिन भाई तो पूरी रात गार्डन एरिया में थे, वो भी भाभी के साथ। मैंने खुद उन दोनों को देखा था। हालांकि भाभी ड्रिंक नहीं करती, लेकिन कल रात पंक्ति ने गलती से उन्हें ड्रिंक करवा दी और फिर वो एक पल भी भाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में भाई उन्हें अपने साथ रूम में भी नहीं ले जा सके, इसलिए उन्हें भाभी के साथ गार्डन में ही सोना पड़ा। आश्रय की बात सुनते हुए पंक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने कल रात की बात को याद किया जब उसने प्रांस को कहा कि वो बैकयार्ड एरिया में जाए जहां पंखुड़ी उसका इंतज़ार कर रही है। लेकिन उसके वहां से जाते ही पंक्ति ने पंखुड़ी को एक ड्रिंक पिलाई और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, जेठ जी बैकयार्ड एरिया में जा रहे हैं जहां पर रीवा नाम की एक चुड़ैल है। अगर आप जेठ जी को उस चुड़ैल से बचाना चाहती हैं ना, तो उनकी शर्ट को कसकर मुट्ठियों में जकड़ लो पंखुड़ी भाभी, और उन्हें अपने पास रखो। एक कदम भी उन्हें खुद से दूर मत जाने देना। पंखुड़ी जो अपना चेहरा इधर उधर घुमा रही थी, वो मुंह बनाते हुए बोली, उस रीवा चुड़ैल की ऐसी की तैसी। मैं दिखती इनोसेंट हूँ, लेकिन मैं इनोसेंट बिल्कुल नहीं हूँ पंक्ति, मैं बहुत चालाक हूँ। अब तुम देखना मैं कैसे उस चुड़ैल को मजा चखाती हूँ। ये बोलकर वो भी तुरंत बैकयार्ड एरिया की तरफ आ गई। वहीं प्रांस जो यूं ही बैकयार्ड एरिया में खड़ा था, जब उसने पंखुड़ी को अपने सामने आकर अपनी शर्ट पर हाथ रखते हुए देखा तो हैरान रह गया। पंखुड़ी प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे चीट कर रहे हैं जान, हाउ डेयर यू। मैं मासूम सी कितनी प्यारी हूँ, आपको तो मुझे प्यार करना चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो मुझे तड़पाते हो और दूसरे की तड़प को शांत करते हो। मुझे तो पुच्ची भी नहीं देते और दूसरों के पास पुच्चू पुच्चू करने जा रहे हो। प्रांस हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमसे ये सब किसने कहा? पंखुड़ी झट से बोली, पंक्ति ने। उसने मुझे कहा कि रीवा चुड़ैल ने आपको बैकयार्ड एरिया में बुलाया है। उस चुड़ैल को ये नहीं पता कि उसके अलावा यहाँ पर एक चुड़ैल और भी रहती है, और वो हूँ मैं खुद। अगर किसी ने मेरे पति पर डोरे डालने की कोशिश भी की तो मैं उसकी डोरी अपने लंबे लंबे दांतों से तोड़ दूंगी। प्रांस उसकी बात पर मुस्कुराया। पंखुड़ी उसकी शर्ट को और भी ज़्यादा कसकर पकड़ते हुए बोली, अब आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि मुझे आपको एक कदम भी खुद से दूर नहीं जाने देना। अगर आपने एक कदम भी मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं उस रीवा चुड़ैल के पैर तोड़ दूंगी। ये बोलते हुए उस गार्डन एरिया की तरफ ले आई जहाँ पर गेस्ट अब लगभग से जाने लगे थे और सिर्फ घर के लोग थे। लेकिन उनके सामने भी पंखुड़ी ने प्रांस को नहीं छोड़ा और उसे यूं ही पकड़ कर वहाँ बैठी रही, और फिर प्रांस उसके साथ ही वहाँ पर सो गया। वो सब याद करते हुए पंक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन रीवा गुस्से से उसे घूर रही थी। तभी प्रांस वहाँ पर एंटर करते हुए बोला, और पंखुड़ी के साथ गार्डन में सोने के चक्कर में मेरी तो कमर की ऐसी तैसी हो गई। पर चलो वो तो कोई बात नहीं, पहले ये बताओ यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। ये बोलते हुए उसने रीवा और उस शख्स की तरफ देखा जो अब अपनी जगह पर उठकर बैठ गया था। वो सबकी तरफ देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी गाइस, शायद आप सब लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है। मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। एक्चुअली मैं कल कैटरिंग की तरफ से आया था, मैं एक वेटर हूँ। उसकी बात सुनकर रीवा के होश उड़ गए। वो तुरंत बोली, व्हाट, तुम एक वेटर हो? आई मीन मैंने एक वेटर के साथ अपना फर्स्ट टाइम। वो शख्स तुरंत बोला, तो और अब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं? अगर वेटर हूं तो खुद को वेटर ही कहूँगा ना, और मैंने ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं किया। मैं खुद नशे में था और घर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन कोई मुझे यहाँ पर छोड़ गया तो मैं यहीं पर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन फिर रात को ये मैडम आई और मुझे इधर उधर टच करने लगी, तो नशे की हालत में भी मुझसे वो सब हो गया। रीवा गुस्से से बोली, यू जस्ट शट अप, मैंने तुम्हें कोई ऐसे वैसे टच नहीं किया था। तुम यहाँ मुझसे पहले आ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो पहले मैं आई थी और मेरे आने के बाद यहाँ पर मिस्टर प्रांस राणा को आना था। प्रांस तुरंत बोला, क्यों, मुझे कौन सा तुम्हारे साथ कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी थी रीवा जो मैं यहाँ पर आऊँगा? ना तो तुम मेरी बिजनेस पार्टनर हो और ना ही मेरी कोई खास रिश्तेदार। तुम्हारा जो रिश्ता है पंक्ति के साथ है, तो मैं यहाँ पर क्यों आऊँगा? तभी अचानक से पंखुड़ी बोली, और आकर तो दिखाइए, अगर मैंने टांगे ना तोड़ दी तो मुझे कहिएगा। प्रांस ने उसे घूर कर देखा। पंखुड़ी झट से बोली, आपकी टांगे नहीं तोड़ूंगी जान, आपकी टांगे तो अभी मुझे चाहिए। टांगे तो मैं इस चुड़ैल को तोड़ूंगी, आई मीन मिस रीवा की तोड़ूंगी। मुझे मेरी सासू माँ और मेरे पति दोनों से बहुत प्यार है, मैं उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी।
रीवा, आप बेशक से ससुर जी को ले जाओ, वैसे भी वो सासू माँ को बहुत परेशान करते हैं। प्रलय ने हैरानी से पंखुड़ी की तरफ देखा। अब तक तो वो उसके रोमांस में टांग अड़ा रही थी, लेकिन अब तो वो उसका टाका किसी और के साथ फिट करने में लगी हुई थी। पंखुड़ी झट से बोली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ससुर जी, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा तेज हैं। आपको तो चुड़ैलों से छुटकारे पाने का एक्सपीरियंस होगा ना। जब आप छोटे थे, नहीं, जब आप जवान थे तो आपके आसपास में कई चुड़ैल आती होंगी ना, तो आपको उन चुड़ैलों से लड़ना आता होगा। मेरे जान तो थोड़े से मासूम हैं, उन्हें ये सब हैंडल नहीं करना आता है ना जान। ये बोलते हुए उसने प्रांस की तरफ देखा। प्रांस ने कुछ नहीं कहा। उसे प्रलय की हालत पर हंसी आ रही थी और यही हाल सृष्टि का भी था। रीवा गुस्से से दांत पीसती हुई बोली, आप सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आश्रय तुरंत बोला, हम लोग आपका मजाक क्यों उड़ाएंगे मिस रीवा, मजाक तो आपने खुद अपना बना लिया है। आपको थोड़ा सा तो सोचना चाहिए था, आप कहाँ हैं और कहाँ नहीं। अपनी बहन के ससुराल में आपको ये सब हरकतें शोभा नहीं देती। रीवा ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस ली। पंक्ति अब आगे की तरफ आई और बोली, मैंने जो किया था दी, वो तो प्यार में किया था। आश्रय जी से प्यार करती थी तो वो गलतियाँ कम और मेरी वो नादानियाँ ज़्यादा थी जो मैंने अपने प्यार को हासिल करने के लिए की। लेकिन आप तो इससे प्यार भी नहीं करती, और आपको तो सोचना चाहिए था ना कि आपका छोटी बहन का ससुराल है ये। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत मान देते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी हरकतें करेंगी तो इनका विश्वास तो मुझ पर से भी डगमगा जाएगा। प्रांस तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तुमसे सब बहुत प्यार करते हैं पंक्ति। अगर कोई ऐरा गैरा कुछ कहेगा तो उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करने वाला। बातें छोड़ो, यहाँ तो कोई प्रूफ भी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी सच्चाई सब सिर्फ देखते नहीं महसूस करते हैं। और आश्रय तुमसे प्यार करता है, और राणा परिवार प्यार को मजाक नहीं समझता। उसकी बातें सुनते हुए पंक्ति की आंखों में नमी तैर गई थी। अगर गलती से भी वो कल प्रांस के साथ विश्वासघात कर देती तो वो खुद से नजरें कैसे मिलाती। और प्रांस की इस बात ने उसके अंदर एक और कॉन्फिडेंस भर दिया था कि बेशक से रीवा कुछ भी कर ले, लेकिन आश्रय को पंक्ति से दूर नहीं कर पाएगी। बेशक से अपने बच्चे के लिए ही सही, लेकिन आश्रय पंक्ति को खुद से दूर नहीं जाने देगा। आश्रय आगे की तरफ आया और रीवा की तरफ देखते हुए बोला, मेरी और पंक्ति की शादी बेशक से किसी भी सिचुएशन में हुई हो, लेकिन पंक्ति मेरी वाइफ है। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, और शायद आपको पता नहीं है। आप बहुत जल्दी मासी बनने वाली हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेशक से आप कुछ भी कीजिए, लेकिन राणा मेंशन में नहीं। और ये मत सोचिएगा कि आपकी हरकतों से मेरे और पंक्ति के रिश्ते के बीच कोई फ़र्क पड़ेगा। पंक्ति से अगर कोई गलती होगी भी तो वो सिर्फ गलती होगी, लेकिन कोई और अगर जानबूझकर गलती भी करेगा तो वो मेरे लिए गुनाह होगा। रीवा ने गुस्से से जबड़े कस लिए और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वहीं पंक्ति आश्रय की तरफ देख रही थी और जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या आश्रय ने अभी अभी जो कुछ कहा वो सच में उन सब बातों को मीन करता है, क्या वो सच में उससे प्यार करता है। वहीं आश्रय उसकी नज़रों को खुद पर महसूस कर सकता था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। सृष्टि पंक्ति की तरफ देखते हुए बोली, चलो यहाँ से पंक्ति, जो हो गया सो हो गया, तुम्हें उस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखो। और वैसे भी रीवा बेशक से तुम्हारी बहन है, लेकिन अब तुम्हारा परिवार राणा परिवार है, इसलिए बस इस परिवार पर अपना ध्यान दो। और रही बात तनिष्क और परीक्षा की, तो वो भी इसी परिवार का हिस्सा हैं। पंक्ति उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। उसे वैसे भी तनिष्क और परीक्षा के अलावा और किसी से कोई लेना देना नहीं था। वहीं सृष्टि बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि पंक्ति को रीवा और मिसेज जिंदल दोनों से ही कोई मतलब नहीं, इसलिए उसने वो बात कही थी। आश्रय पंक्ति की तरफ देखते हुए बोला, अंदर चलें, तुम्हें कॉलेज के लिए रेडी भी होना होगा। पंक्ति ने अपना चेहरा हामी हिलाया और फिर आश्रय के साथ बाहर की तरफ चली गई। प्रलय सृष्टि की तरफ देख रहा था। सृष्टि ने जब उसकी नज़रों को खुद पर महसूस किया तो तुरंत बोली, अगर आप कहें तो मैं रीवा से आपके लिए बात करूं क्या। प्रलय उसे घूर कर देखते हुए बोला, मुझे लगता है तुम भूल गई हो कि प्रलय राणा क्या कर सकता है, इसलिए उसके साथ पंगे लेने की कोशिश कर रही हो। पंखुड़ी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन
पंखुड़ी को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारा मैं क्या कुछ कर सकता हूँ ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। उसकी बात सुनकर सृष्टि बस उसकी तरफ देखती रह गई। सब लोग अब वहाँ से जा चुके थे। पंखुड़ी अब प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, हम यहाँ पर अकेले रह गए जान, हम भी चले क्या? प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम कहो तो यहीं पर रुक जाए, वैसे भी कल तुमने मुझे खुद से एक कदम भी दूर नहीं होने दिया, तो क्यों ना अब सारा दिन हम यहीं पर बंद रहें। ना मैं तुमसे दूर जाऊंगा ना तुम मुझसे दूर जाना। पंखुड़ी ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, नहीं, अब इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। कल तो मुझे डर लग रहा था कि आप उस रीवा चुड़ैल के पास ना चले जाएं, लेकिन आज तो वो चुड़ैल इस घर में है ही नहीं, तो हमें इस रूम में बंद रहने की कोई ज़रूरत नहीं है जान, हम घर के अंदर चलते हैं। सासू माँ ने कल कहा था कि वो स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाएंगे। उसकी बात सुनकर फ्रांस का मन किया कि अपना माथा पीट ले। यहाँ वो रोमांटिक होने की सोच रहा था, आज चॉकलेट डे था। वो सोच रहा था पंखुड़ी के साथ वो अच्छे से चॉकलेट डे सेलिब्रेट करेगा, लेकिन यहाँ तो उसकी बीबी अपनी सासू माँ के बने हुए ब्रेकफास्ट का इंतज़ार कर रही थी। वो गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये बोलकर वो आगे की तरफ चला गया और पंखुड़ी इस सोच में पड़ गई कि अब उसने ऐसा क्या किया जो प्रांस उसे इस तरह का रिएक्शन देकर गया है। वो मुंह बनाते हुए बोली, अब तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो अब जान मुझसे नाराज़ क्यों हो गई, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। ये बोलकर वो भी उसके पीछे पीछे आए। प्रांस सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम में जा रहा था। पंखुड़ी भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। तभी अचानक से उसकी नज़र पंक्ति पर गई। वो पंक्ति के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मुझे नहीं याद कल रात मैंने वो ड्रिंक पीकर क्या किया और क्या नहीं, लेकिन तुमने मुझे कहा था ना पंक्ति कि मैं अपनी जान को संभाल कर रखूं, वरना वो रीवा चुड़ैल के पास चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर तुम मुझे नहीं बताती तो सच में जान उस चुड़ैल के पास चले जाते, और फिर उस चुड़ैल ने जो कुछ उस स्वेटर के साथ किया वो मेरी जान के साथ होता ना। पंक्ति उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। मासूमियत में पंखुड़ी को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो पंक्ति के सामने ही रीवा को बार बार चुड़ैल कहे जा रही है। उसकी मुस्कुराहट देखकर पंखुड़ी को समझ नहीं आया कि वो ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है। तभी अचानक से उसे रियलाइज हुआ कि वो पंक्ति के सामने रीवा को बार बार चुड़ैल कह रही है। वो जल्दी से बोली, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना कि मैं तुम्हारी बहन को ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, जब मेरी जान के पास कोई आता है या फिर उनके करीब जाने की कोशिश करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। पंक्ति, जैसे तुम आश्रय देवर जी को बहुत प्यार करती हो ना, वैसे मैं भी जान को बहुत प्यार करती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई उन्हें मुझसे छीनने की कोशिश करे। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। पंक्ति ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोली, वैसे तो आप मुझसे बहुत बड़ी हैं भाभी, लेकिन आपको पता है कभी कभी आप मुझसे भी छोटी बच्चों की तरह बिहेव करती हैं। मुझे समझ में नहीं आता आप इतनी मासूम कैसे हो सकती हैं, लेकिन आप सच में इतनी मासूम ही हैं। और आपको पता है आपकी ये मासूमियत ही सबसे ज़्यादा प्यारी है, और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा आप रीवा दीदी को क्या बोल रही हैं और क्या नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने गलती की है तो ये सब सुनना तो डिज़र्व करती हैं। और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कोई भी आपकी जान को आपसे दूर नहीं करेगा, और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं और आप दोनों मिलकर उसकी पिटाई करेंगे। पंखुड़ी जल्दी से बोली, तुम अपनी रिवादी की भी पिटाई कर सकती हो क्या? अगर उन्होंने मुझसे मेरी जान को छीनने की कोशिश की तो तुम उनकी धुलाई करोगी ना, जैसे सर्फ एक्सल से कपड़ों की धुलाई होती है। पंक्ति हंसी और बोली, पक्का। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर मैं सासू माँ को तुम्हारे साथ ज़रूर शेयर करूँगी, पर ज़्यादा नहीं। 99% सासू माँ मेरी हैं और 1% तुम्हारी। पंक्ति मुस्कुराते हुए बोली, इतना भी चलेगा? तभी सृष्टि की आवाज़ वहाँ पर आई, क्या हुआ, क्या शेयर करने की बातें हो रही है? पंखुड़ी जल्दी से सृष्टि के पास आई और बोली, कुछ नहीं सासू माँ, वो पंक्ति कह रही थी कि मैं आपको उससे शेयर करूँ, तो मैंने बोल दिया है कि 60% आप मेरी हैं, 40% उसकी। उसकी बात सुनकर पंक्ति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी थी। मुश्किल से वो 1% उसे देकर गई थी और अब सृष्टि के पास जाते ही वो बदल गई। सृष्टि पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, तुम सच में मुझे 40% पंक्ति को देने के लिए तैयार हो? पंखुड़ी झट से बोली,
मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ सासू माँ, बेशक से आप पंक्ति से पूछ लीजिए। मैंने तुम्हें 40% सासू माँ देने का वादा किया है ना पंक्ति, सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। पंक्ति को उसकी बात पर हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। पंखुड़ी झट से सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, देखा मैं कितनी प्यारी हूँ सासू माँ। सृष्टि ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, बहुत प्यारी, जाओ जाकर अब शावर लो, तुम्हारे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं, तुम्हारे फेवरेट छोले भटूरे। पंखुड़ी झट से सृष्टि का गाल चूमकर बोली, आप बहुत प्यारी हो सासू माँ। ये बोलकर वो तुरंत सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ भाग गई और पंक्ति जोरों से हंसने लगी। सृष्टि उसके पास आई और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, पंखुड़ी की बातों का बुरा तो नहीं मानोगी ना तुम। पंक्ति तुरंत उसके सीने से लग गई और मुस्कुराते हुए बोली, आप 1% ही बहुत हो मेरे लिए सासू माँ, उस 1% में भी आप मेरी पूरी दुनिया हो। आप सच में बहुत अच्छी हो। मेरे पास मॉम नहीं है, आई मीन मॉम है, लेकिन अभी वो बोल ही रही थी कि उसकी आवाज़ कांपने लगी तो सृष्टि ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोली, रोने की ज़रूरत नहीं है, वरना जो पिटाई तुम अपनी दी की करने की बात कर रही थी ना, वही पिटाई मैं तुम्हारी कर दूंगी। आई बड़ी रोने वाली, तुम इस घर की जान हो पंक्ति बेटा, और अब तुम्हारे अंदर भी एक जान है बच्चा, तुम्हें रोना नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, प्रांस तो तुम्हारा भाई है ना, उसे बताओ। आश्रय अगर नहीं भी सुनता है तो और बहुत लोग हैं इस घर में, सब तुम्हारी प्रॉब्लम सुनेंगे, सब तुम्हारी बात सुनेंगे, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझना बच्चा। पंक्ति मुस्कुराते हुए बोली, क्या मैं भी पंखुड़ी भाभी की तरह आपके यहाँ पर किस करूँ? ये बोलते हुए उसने सृष्टि के गाल पर टैप किया तो सृष्टि जल्दी से बोली, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? उसकी बात सुनकर पंक्ति ने उसके गाल पर जोरों से चूम लिया और बोली, आई लव यू सासू माँ। सृष्टि भी मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू टू बेटा। तभी सीढ़ियों की तरफ से आवाज़ आई, सासू माँ। उस आवाज़ को सुनकर पंक्ति और सृष्टि दोनों ने सीढ़ियों पर देखा, जहाँ पंखुड़ी तरह तरह के मुंह बनाते हुए खड़ी थी। उन दोनों के ही होश उड़ चुके थे। पंखुड़ी की मासूमियत जितनी प्यारी थी, उसका गुस्सा उतना ही ज़्यादा भयंकर था। पंखुड़ी सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आई और बोली, मुझे पता है मुझे जलना नहीं है, और सीरियसली मैं जल नहीं रही हूँ, पर मुझे कुछ कुछ हो रहा है सासू माँ, मुझे भी आई लव यू कहो ना। सृष्टि ने एक नज़र पंक्ति की तरफ देखा तो पंक्ति अब तुरंत उससे अलग हो गई। पंखुड़ी ने पंक्ति को देखकर मुंह बनाया और बोली, मुंह बना रही हूँ, लेकिन मैं सच में मुंह नहीं बना रही हूँ, मुझे कुछ कुछ होता है पंक्ति, तुम नहीं समझोगी। पंक्ति हंसने लगी। पंखुड़ी मायूस सा मुंह बनाकर बोली, सासू माँ देखो, ये मुझे चिढ़ा रही है, ये मुझ पर हंस रही है, आप मुझे प्यार नहीं करते, आप मुझे आई लव यू नहीं बोल रही हो, तो देखो ये कैसे अपने दांत निकाल रही है, इसको बताओ कि आप मुझे भी प्यार करते हो, मुझे जल्दी से आई लव यू बोलो आप। सृष्टि ने जल्दी से पंखुड़ी के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, किसने कहा तुमसे पंखुड़ी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमने ही तो कहा है कि मैं 60% तुम्हारी और 40% पंक्ति की हूँ, तो अब मुझे उसे 40% का प्यार करना पड़ेगा ना। लेकिन ट्रस्ट में 60% प्यार मैं तुमसे ही करती हूँ, डोंट वरी। और आई लव यू की क्या बात है, ये तो तुम्हें आई लव यू लिख कर भी दे सकती हूँ। आई लव यू सो मच बच्चा। ये बोलते हुए उसने उसका माथा चूम लिया तो अब पंखुड़ी ने पंक्ति को चिढ़ाया। पंक्ति मुँह दबाकर हंस रही थी। उसकी हंसी देखकर भी पंखुड़ी को अब कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सृष्टि ने उसे आई लव यू जो बोल दिया था। तभी प्राण सीढ़ियाँ उतरते हुए आया। वो थोड़ा जल्दी में लग रहा था। वो जब नीचे की तरफ आया और उसने वो सारा मेल मिलाप देखा तो मुंह बनाते हुए बोला, मर्दों की तो इस घर में ज़रूरत ही नहीं है। प्रलय जो वहाँ से गुजर रहा था वो भी तुरंत बोला, मैं तो खुद संन्यास लेने की सोच रहा हूँ। आश्रय जो अभी अभी अपने रूम से बाहर निकला था कि पंक्ति को देख सके कि आखिर वो रह कहाँ गई, वो भी उन तीनों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तो लगता है किसी ने गलती से ही मुझसे शादी कर ली, आजकल ध्यान तो उसका कहीं और ही है। ये बोलते हुए उसकी गहरी नज़रें पंक्ति पर थी और पंक्ति, पंखुड़ी और सृष्टि तीनों टुकुर टुकुर एक दूसरे की तरफ देख रही थी। पंखुड़ी जल्दी से प्रांस की तरफ भाग गई और बोली, सासू माँ और पंक्ति दोनों मेरा ध्यान भटका देती हैं जान। मैं तो आपके पास ही आ रही थी आपसे पूछने कि अब आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं, लेकिन इन दोनों ने मुझे रोक लिया।
सासू माँ मेरे फेवरेट नाश्ते का लालच दे रही थी और पंक्ति बोल रही थी कि अगर रीवा चुड़ैल ने आपको परेशान किया तो उसकी पिटाई करेगी। इसलिए मैं उन दोनों की बातें सुनने के लिए रुक गई, वरना आपको तो पता है ना, मेरा सारा ध्यान और सारी ज़रूरतें आपसे ही है। प्रांशु उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, बहुत अच्छी तरह से पता है, जाओ जाकर अपनी सासू माँ का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट इंजॉय करो, क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से निकल गया और पंखुड़ी उसे जाते हुए देखती रह गई। पंक्ति ने भी अपना चेहरा झुकाकर चुपचाप अपने रूम में चली गई थी और सृष्टि गुस्से से प्रलय की तरफ घूरते हुए बोली, संन्यास की टिकट मैं बुक करवाऊँ क्या? कौन से तीर्थ धाम में जाना चाहेंगे आप? प्रलय तुरंत बोला, फिलहाल तो तुम मुझे फार्म हाउस में मिलो। यह बोलते हुए वो बाहर की तरफ चला गया जहाँ प्रांश गया था। वहीं प्रांश जो अपनी गाड़ी में बैठने वाला था, उसे पीछे से प्रलय की आवाज़ सुनाई दी, वैसे नशे में होने की एक्टिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हो तुम। उसकी बात सुनकर प्रांश के कदम रुक गए थे। इतना तो एक शराबी शराब के नशे में शराबी नहीं लगता जितना तुम बिन नशे में शराबी लग रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे अंदर इतनी एक्टिंग स्किल्स आई कहाँ से। ना तो मैंने कभी एक्टिंग किया और ना ही कभी तुम्हारी मॉम ने। प्रांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, रहने दीजिए डैड, क्यों अपने कांड अपनी हिस्ट्री आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं? आपके एक एक कांड की एक एक हिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, तो मेरी एक्टिंग स्किल्स पर आप सवाल मत उठाइए। उसकी बात सुनकर प्रलय बस उसकी तरफ देखता रह गया। प्रांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब मैं जाऊं? आपको अपने एक्टिंग स्किल्स तो मैंने अच्छे से दिखा दी, अब किसी को अपना थोड़ा एटीट्यूड दिखाना है, प्रांश राणा का एटीट्यूड। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस थे और अब वो तुरंत जाकर अपनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा और अगले ही पल उसकी गाड़ी राणा मेंशन से बाहर की तरफ निकल गई। प्रलय तो बस उसे जाते देखता रह गया। वो खुद से ही बोला, मेरा बेटा तो धीरे धीरे मेरा भी बाप बनता जा रहा है, पर कोई बात नहीं, अब खुद बाप बनने वाला है तो इतना तो बनता है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर भी एक प्राउड स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन के अंदर पंक्ति अपने रूम में आई और उसके पीछे पीछे ही आश्रय अंदर की तरफ आया। वो पंक्ति की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम्हें कॉलेज जाना है तो कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ, लेकिन तुम तो बाहर खड़ी बातों में लग गई। पंक्ति आश्रय के करीब आई और उसके चेहरे को देखते हुए बोली, आश्रय जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? आश्रय तुरंत बोला, नहीं। पंक्ति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आश्रय दोबारा बोला, अगर मैं हाँ कहूँगा तो तुम बात नहीं पूछोगी और मुझे सस्पेंस में छोड़ जाओगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ना कर दूँ। अगर तुम्हें बात पूछनी है तो पूछो। पंक्ति ने कुछ पल उसे देखा और बोली, अगर कभी मुझसे कोई ऐसी गलती हो जाए जो माफ़ी के लायक ना हो तो आप क्या करेंगे आश्रय जी? मेरा मतलब है, अगर मुझसे सच में कोई बड़ी गलती हो गई, अगर मेरी वजह से इस फैमिली के किसी मेंबर को कोई प्रॉब्लम। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आश्रय बोला, कुछ गलतियां दो तरह की होती हैं पंक्ति, एक वो जो जानबूझकर की जाती है और एक वो जो बस हो जाती है, मजबूरी में या फिर कैसे भी बस हो जाती है। इसलिए ये तो उस गलती के होने के बाद ही डिपेंड करेगा कि मुझे तुम्हें माफ़ करना है या फिर सज़ा देनी है। उसकी बात सुनकर पंक्ति को कुछ समझ नहीं आया। वो यूं ही बाथरूम की तरफ जाने लगी। आश्रय ने अब एक बार फिर से उसकी कलाई पकड़ ली और उसके बिल्कुल करीब होने लगा। पंक्ति का दिल जोरों से धक धक करने लगा। आश्रय उसके चेहरे पर झुका और बोला, लेकिन अगर गलतियां करने से पहले ही उन्हें संभाल लिया जाए, अगर दिल में कोई बात हो और बोल दी जाए, कोई डर हो तो वो किसी को बता दिया जाए, और ख़ासकर तब जब आपको पता है कि आपके साथ एक ऐसा इंसान है जो आपको और आपकी हर एक गलती को संभाल लेगा, तो गलती करने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन ये सब जानते हुए भी गलती करना, वो गलती कम और गुनाह ज़्यादा होता है, और मैं नहीं चाहता तुम कोई गुनाह करो। ये बोलते हुए उसकी गर्म सांसें पंक्ति के चेहरे को छू रही थी और पंक्ति बस उसकी तरफ देखती रह गई। पता नहीं क्यों उसे आश्रय की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे आश्रय को कुछ तो पता है। कहीं रीवा की वजह से आश्रय को कुछ पता तो नहीं चल गया। डर के मारे उसकी हालत खराब होने लगी थी। वो हल्का हल्का कांपने लगी थी। आश्रय उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? तुम ऐसे कांप क्यों रही हो? कहीं कल रात तुमने कोई गलती तो नहीं की
जानबूझकर या फिर गलती से? अगर ऐसा कुछ किया है तो बता दो। पंक्ति कांपती हुई आवाज़ में बोली। मुझे मुझे कॉलेज के लिए रेडी होना है आश्रय जी। आपने कहा था ना कि मुझे देरी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है अब मुझे देरी हो रही है, मैं शावर लेने जाऊं? उसकी बात पर आश्रय ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ छोड़ दिया। पंक्ति तुरंत अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। उसका दिल अभी भी जोरों से धक धक कर रहा था, ये सोच सोच कर कि कहीं आश्रय को कुछ पता तो नहीं चल गया। अगर ऐसा हुआ तो बवाल हो जाएगा, ये सोचकर उसकी जान निकल रही थी। वहीं दूसरी तरफ जिंदल मेंशन। परीक्षा और तनिष्क कल लेट नाइट ही हनीमून के लिए निकल चुके थे, इसलिए आज राणा मेंशन में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उन दोनों को कुछ भी पता नहीं था। रीवा की गाड़ी जिंदल मेंशन के अंदर एंटर हुई और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकली, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने खड़ी एक गाड़ी पर गई और उसकी आबरो ऊपर की तरफ उठ गई। वो तेज कदमों से अंदर की तरफ आई तो आते ही उसकी नज़र हाल में बैठे हुए प्रांस पर गई, जो बिल्कुल किसी किंग की तरह सोफे पर बैठा था। उसे वहां पर देखकर रीवा के होश उड़ चुके थे। वो अपनी हील्स की टक टक करती हुई उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, तुम यहाँ? प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब तुम सुबह सुबह हमारे बैकयार्ड एरिया में पहुंच सकती हो, पूरी रात वहां पर बिता सकती हो, तो मैं सुबह सुबह जिंदल मेंसल क्यों नहीं आ सकता? मेरी बहन का ससुराल है ये। रीवा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, लेकिन फिलहाल तो तुम्हारी बहन यहाँ पर नहीं है, कल रात वो हनीमून के लिए निकल गए। प्रांस अपनी जगह से उठा और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर उसके करीब आते हुए बोला, क्या बात, कल तक तो तुम मुझसे आप कहकर बात कर रही थी और आज मैं तुम्हारे लिए तुम हो गया। एक रात किसी और के साथ क्या बिता ली, मुझे पाने की हसरत तुम्हारे अंदर खत्म हो गई क्या? कहीं वो बेटर सच में तुम्हें पसंद तो नहीं आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं उसने सच में तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सेटिस्फाई कर दिया? ये बोलते हुए प्रांस ने अपनी उंगली को रीवा के गाल पर रखा और फिर हल्का सा सरकाते हुए उसकी गर्दन की तरफ लेकर आया। रीवा को प्रांस की हरकत कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, चाहते क्या हो? प्रांस तिरछा मुस्कुराया और बोला, औकात दिखाना। रीवा हैरानी से बोली, मतलब? जैसे ही उसने पूछा प्रांस ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और अगले ही पल रीवा सीधा जमीन पर जाकर गिरी। दर्द से उसकी चीख निकल गई थी और प्रांस अभी भी उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। अगले ही पल वो उसके ऊपर झुका और उसके बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और वापस उसे ऊपर की तरफ खींचा। उसकी नज़र रीवा के होठों की तरफ गई जहाँ से खून बहने लगा था और रीवा की आंखों में इस वक्त आग जल रही थी। आज तक कभी किसी ने उसे नज़र उठाकर भी गुस्से से नहीं देखा था और आज प्रांस उसके ही घर में खड़ा उसके साथ इस तरह से पेश आ रहा था। इस वक्त प्रांस और रीवा दोनों वहां पर बिल्कुल अकेले थे। रीवा के आने से पहले ही प्रांस ने जैसे वहां के नौकरों को भी खरीद लिया था। रीवा गुस्से से कांपती हुई उसकी तरफ देख रही थी और प्रांस के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस थे। साफ पता चल रहा था कि रीवा को भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिस तरह से प्रांस ने उसके बालों को कसकर पकड़ा हुआ था वो सच में बहुत ज़्यादा बेरहम था। प्रांस उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, गलतियां तो तुमने अब तक बहुत की, लेकिन तुम्हारी एक गलती तो ऐसी ही कि जब जब तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तब तब मुझे तुम्हारी वो गलती याद आती है और फिर मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे इस चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ दूँ, तुम्हें वो सज़ा दूँ जो तुम्हें तुम्हारी पूरी ज़िंदगी याद रहे। लेकिन फिर ये सोच कर कि तुम तनिष्क की बहन हो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन तुमने तो मेरी शराफत को मेरी बेवकूफ़ी समझ लिया। पर सॉरी मिस रीवा जिंदल, प्रांस राणा बेवकूफ़ नहीं है, वो चुप है क्योंकि उसकी चुप्पी में भलाई है, वरना प्रलय तो वो ऐसा ला दे कि तुम जैसी तो पहली लहर में ही बह जाओ। उसकी बात सुनकर रीवा उसकी तरफ देखती ही रह गई। प्रांस की बातें सुनकर रीवा एकदम हैरान रह गई थी। वहीं प्रांस ने अब उसके बालों को एक झटके से छोड़ दिया तो रीवा लड़खड़ाते हुए पीछे सोफे पर जा गिरी। वो गुस्से से प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, जब सब कुछ तुम्हें पता ही था तो इंसान क्यों बन रहे थे? पहले ही आमने सामने बात हो जाती तो कितना अच्छा होता, ना मुझे इतना सब कुछ करना पड़ता और ना ही तुम्हें। उसकी बात सुनकर प्रांस व्यंग से मुस्कुराया और बोला, अगर इतना सब कुछ नहीं होता तो आज जो सेटिस्फेक्शन तुम्हें मिली है वो कैसी मिलती? उस वेटर ने तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई तो किया होगा ना? पूरे 50,000 दिए मैंने उसे
वैसे तो प्रांस राणा के लिए 50,000 मायने नहीं रखते, लेकिन तुम्हारे लिए इतने खर्च कर दिए, यही बहुत बड़ी बात है। रीवा उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मतलब वो वेटर उसके पास इत्तेफाक से नहीं आया था, वो प्रांस ने ही उसके पास भेजा था। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस वेटर को मेरे पास भेजने की? मेरा फर्स्ट टाइम मैंने उस वेटर को दे दिया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये बोलते हुए अब उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब तुम मेरा फर्स्ट टाइम मुझसे छीनने की कोशिश कर सकती हो, जो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी हॉस्पिटल को देना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता? जैसा तुम मेरे साथ करने का सोच रही थी, मैंने वही तुम्हारे साथ कर दिया। तो इतनी तिलमिला क्यों रही हो तुम? और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वैसे तो पता नहीं तुम्हें कोई मुँह लगाता है या नहीं, लेकिन मेरी वजह से कम तुम्हारा फर्स्ट टाइम तो हो गया। रीवा गुस्से से चिल्लाई। जस्ट शट अप! ये बोलते हुए वो अपनी जगह से ऊपर उठ चुकी थी और गुस्से से गहरी गहरी सांस ले रही थी। वहीं प्रांस अब उसके थोड़ा और करीब हुआ और बोला, चलो पहले तो आमने सामने ना ही कुछ हुआ, लेकिन अब तो हो गया ना, तो मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रीवा चिल्लाते हुए बोली, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कोई वार्निंग, मुझे तुम चाहिए हो। प्रांस ने हैरानी से पूछा, अभी भी? रीवा ने अब उसके गिरेबान को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और बोली, हाँ अभी भी, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हें किसी भी हाल में हासिल करके रहूंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रांस ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर और जड़ दिया और रीवा इस बार फिर से सोफे पर जाकर गिरी। और इस बार तो प्रांस का थप्पड़ इतना ज़्यादा तेज था कि आवाज़ भी बहुत ज़ोरों से आई और रीवा का पूरा चेहरा ना सिर्फ लाल हो गया था, बल्कि उस पर छोटे छोटे दाने उभर आए थे। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, हो गया हासिल या फिर थोड़ा और चाहिए? हूँ आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे, मुझसे दूर रहो और ऐसे मेरे गिरेबान को हाथ लगाने की कोशिश तो कभी ज़िंदगी में मत कर जाना। अभी तो फिलहाल एक तप्पड़ में तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई है, अगर अपनी पर आ गया ना तो ऐसी हालत करके छोड़ूंगा कि भीख मांगने लायक भी नहीं रहोगी। वैसे तो मुझे लगता है कि किसी लड़की की ज़िंदगी से ज़्यादा उसकी इज्जत प्यारी होती है जो आज तुमने गंवाई है। अगर इतना सबक तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है तो मुझे मोरेर हॉस्पिटल की कसम, आज के बाद अगर मेरे रास्ते में आई तो फिर प्रांस राणा हर हद पार कर जाएगा। ऐसी मौत देगा कि जल्दी मौत की भीख मांगोगी तुम। आई बड़ी मुझे हासिल करने वाली। ये बोलकर प्रांस तुरंत वहां से बाहर की तरफ चला गया और रीवा बस उसे जाते देखती रह गई। अब वो जोरों से चिल्लाई। उसने अपने बालों को कसकर अपनी उंगलियों में जकड़ लिया था और लगातार चिल्लाते जा रही थी। उसका चिल्लाना सुनकर मिसेस जिंदल, जो आराम से सो रही थी, वो उठकर बाहर की तरफ आई। जब उन्होंने रीवा का इतना बुरा हाल देखा तो वो हैरान रह गई। वो तो इसलिए अपने रूम से बाहर नहीं आती थी ताकि तनिष्क को ऐसा लगे कि वो सच में बीमार है और चल फिर नहीं सकती और वो उन्हें छोड़कर हनीमून पर ना जाए। लेकिन अभी तक तो उन्हें यह भी पता नहीं था कि तनिष्क और परीक्षा हनीमून के लिए निकल चुके हैं। वो तुरंत रीवा के पास आई और बोली, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो और तुम्हारा ये गाल इतना लाल क्यों है और तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों लग रही है? क्या हुआ है रीवा, बताओ मुझे, किसने किया ये सब कुछ? रीवा गुस्से से कांपते हुए बोली, प्रांस राणा, उस प्रांस राणा की वजह से ही ये हालत हुई है मेरी। उसने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी एक बार नहीं बल्कि दो दो बार। और उसने मेरे साथ जो किया मैं आपको बता नहीं सकती। उसने मुझे चीट किया। मैं उसे अपने करीब लाना चाहती थी लेकिन उसने मुझे ही मेरे जाल में फंसा कर रख दिया और उसकी जगह पर मैंने किसी और के साथ रात बिता ली। मॉम, मैं नशे में थी, मुझे कुछ पता नहीं चला। उसकी बात सुनकर मिसेस जिंदल के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत अपने आसपास देखा, ये सोचकर कि कहीं तनिष्क और परीक्षा तो उनकी बातें नहीं सुन रहे। वो रीवा के बिल्कुल करीब हुई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो रीवा, ये जानते हुए कि वो प्रांस कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है। तुम उसके दिमाग के साथ खेलने चली थी। अगर कुछ करना ही था तो कुछ बड़ा करती, कुछ ऐसा जिसका उसे अंदाज़ा तक ना हो। उसके घर में जाकर तुम उसे ही अपने जाल में फंसाने की कोशिश करोगी तो कैसे पॉसिबल होगा ये सब कुछ? रीवा गुस्से से उन्हें देखते हुए बोली, आप मुझे मत सुनाइए मॉम, आप जो मुझे बोल रही हैं ना, आप भी कोई दूध की धुली हुई नहीं हैं। आपने भी बहुत बेवकूफ़ियाँ की हैं। मेरा मुंह ना ही खुलवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा।
मिसेज जिंदल एकदम से सकपका गई और बोली, देखो मैं तुम्हें कुछ सुना नहीं रही हूँ, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इन सब बातों के बारे में तुम तनिष्क को बिल्कुल भी खबर मत लगने देना। अगर उसे पता चल गया तो उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही रिवा गुस्से से बोली, जब वो यहाँ पर है ही नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा? मॉम, आप कैसी फालतू बातें कर रही हैं? मिसेज जिंदल हैरानी से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? वो वहाँ पर नहीं है और वो दोनों कहाँ पर हैं? रीवा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, अपने हनीमून पर। आपको भी उनके साथ जाना है क्या? मिसेज जिंदल अब और भी ज़्यादा हैरान हुई। वो तुरंत बोली, लेकिन तनिष्क ने तो मुझसे कहा था कि मेरी तबीयत सही नहीं है तो वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इस वक्त मुझे उसकी ज़रूरत है तो वो मेरे पास ही रहेगा। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। उसके लिए मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। रीवा उनकी बातें सुनकर जोरों से हंसने लगी। वो उन्हें देखकर सार्कास्टिकली बोली, आपको सच में लगता है मॉम कि तनिष्क के लिए आप ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो परीक्षा नहीं? आई मीन सीरियसली? मिसेस जिंदल के होश उड़ चुके थे। वो गुस्से से बोली, मुझे यकीन नहीं होता। मैंने उससे कहा था कि मेरी तबीयत सही नहीं है और वो फिर भी मुझे छोड़कर। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। रिवा और मिसेस जिंदल दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। एक लड़की अंदर की तरफ आई और बोली, आप में से मिसेस जिंदल कौन है? मिसेस जिंदल ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं हूँ, तुम बताओ तुम कौन हो? वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम रिया है, मैं यहाँ पर आपके लिए ही आई हूँ। मिस्टर तनिष्क जिंदल ने मुझे आपके लिए अपॉइंट किया है, आपका ख्याल रखने के लिए। मैं 24 आवर्स आपके साथ ही रहूँगी। उन्होंने कहा कि अगर आप मना भी करें तो भी मैं यहाँ से ना जाऊँ। उन्हें आपकी बहुत फिक्र है। आपकी हेल्थ ठीक नहीं है ना, तो उन्होंने मुझे आपका अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा है। मिसेस जिंदल के जबड़े कस रहे थे। वो बड़बड़ाते हुए बोली, खुद तो हनीमून के लिए चला गया और मेरे पास ये लड़की छोड़ गया। ये बोलकर अब उन्होंने दोबारा रिया की तरफ देखते हुए कहा, चली जाओ यहाँ से, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। उनकी बात सुनकर रिया हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी कि अचानक ही रीवा बोली, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी। आई मीन मॉम ऐसे गुस्से से अगर तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहें भी तो तुम मत जाना। उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है और मोर ओवर तनिष्क ने तुम्हें उनका ख्याल रखने के लिए अपॉइंट किया है तो बस तुम उनके आर्डर ही फॉलो करो। रिया मुस्कुराते हुए बोली, जी ज़रूर, आप मुझे बता दीजिए मुझे क्या क्या करना है, मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लूँगी। रीवा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। मिसेस जिंदल गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही अपने रूम की तरफ चली गई, तो रीवा भी उनके पीछे पीछे अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रिया उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। अब तक उसके चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशंस थे, लेकिन अब उसके चेहरे पर भी एक तिरछी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि तनिष्क का तो सिर्फ नाम था, उसे अपॉइंट तो परीक्षा ने किया था, लेकिन मिसेस जिंदल का ख्याल रखने के लिए नहीं, बल्कि उनकी अच्छी खासी ज़िंदगी को हराम करने के लिए। और रिया को बहुत अच्छी तरह से पता था कि उसे कैसे, कहाँ और क्या करना है। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।